ओम नमस्ते जी बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशल, इसलिए इसका एक अलग से वीडियो मैंने एक नाम से रिप्रेजेंट कर रखा है। वो नंबर सिस्टम से नहीं रहेगा, वो रहेगा एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। है तो नंबर सिस्टम में ही, लेकिन एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर एक ऐसा टॉपिक है किसी भी मैथमेटिक्स जगत के लिए कि जिन बच्चों को बेसिक कैलकुलेशंस नहीं आती है, तो कहने को तो ये 9th क्लास के लिए ये चैप्टर, लेकिन है नहीं एक्चुअली में। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ऐसा है कि कंपटीशन लेवल वाले बच्चे भी इसको वापस पढ़ते हैं, चाहे वो कॉमर्स फील्ड से हो, चाहे वो आर्ट्स फील्ड से हो। समझ में आ रही बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। क्या है देखते हैं जरा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से रिलेटेड जो भी टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी टॉपिक्स को एक रिलेट करके मैंने एक नोट्स की कॉपी तैयार कर रखी है। उस लिंक पर जाके आप डाउनलोड करें, फिर इस वीडियो को देखते हुए पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेक श्योर कि तुम इस लेक्चर के अकॉर्डिंगली जो जो नोट्स तुम पहले बना रहे थे वो बनाते रहेंगे, और जो नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ लिंक के थ्रू, वो नोट्स एक तरीके से प्रॉपरली तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस शीट भी हो जाएगी, और वर्बली जो मैं चीज़ लिखवा नहीं पाता हूँ वो तुम उसमें से देख सकते हो लाइन बाय लाइन। क्या होता है ये एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर? तो उसको समझने के लिए सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ बच्चों तुम्हारे सामने। क्या, जैसे मैंने लिख रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन। तो यहाँ पर ये जो 2, ये जो 4 है, इसको वापस कैसे ब्रेक कर सकते हो? 2 इंटू 2 में अब 2 2 2 2 ये 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 3 इंटू 5 को तो एक साथ पेयर बना के लिख दिया, और 2 को अलग से ऐसे सेपरेट करके लिख दिया। तो यहाँ पर जो 2 4 बार रिपीट हो रहा है, इन स्टेटमेंट्स को ज़्यादा जगह से बचाने के लिए हम इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 4। ओहो बच्चों, यहाँ पर सुनना मेरी बात कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जैसे ही तुम आगे आगे क्लास में जाते हो, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने जब जाओगे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है 3 2 4 5, तो कहीं कहीं पर इसको पता है ऐसे लिख दिया जाता है 3.245 इंटू 10 की पावर 3। ये एक्सपोनेंट है। अब ये चीज मैंने बीच में क्यों लेके आ गया, ये बात की बात है, लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ ये चीज बताई कि एक्सपोनेंट का यूज कहां होता है, एप्लीकेशंस कहां यूज आते हैं। तो एक्सपोनेंट जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इसको और इंटरेस्ट बनाते हुए थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं जरा। अब जैसे मैंने यहां पर क्या लिख रखा है कि 3 की पावर 2 है, और यहां पर क्या है, x की पावर n है। ये जो 3 की पावर 2 है, x की पावर n है, यहां पर ये 2 और ये जो n है, इनको मैं बार बार एक वर्ड से यूज कर रहा हूं, पावर से, क्योंकि बच्चों एक्सपोनेंट वर्ड तो टॉपिक के हिसाब से मैं तुम्हें स्टार्ट करते हुए बता रहा था, लेकिन एक्चुअली में इसको कैसे बोलते हैं, पावर से। इसका मतलब इसके 3 नाम है। एक तो सबसे पहले जो हम यूज करते हैं वो क्या है, एक्सपोनेंट्स। दूसरा नंबर पे क्या है हमारे पास, इसे इंडेक्स के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी इसको इंडेक्स नंबर से पढ़ा जाता है, और बेसिकली जो तुम हमेशा बचपन से लेके बुढ़ापे तक बोलोगे वो क्या बोलोगे, इसे पावर वर्ड से। तो यहाँ पर ये जो 3 की पावर 2 है, इसे अपन एक्सपोनेंट 2 भी बोल सकते हैं। x की पावर जो n है, यहाँ पर n क्या है, एक्सपोनेंट है किसका, x का। अब सुनना मेरी बात कि ये जो 3 है ये क्या है, ये है बेस, और जो 2 है ये क्या है, x बेस है, और n क्या है, ये सब, ये कहलाता है एक्सपोनेंट नोटेशन। अब एक्सपोनेंट आया कैसे, मैंने तुम्हें बताया ना कि इटसेल्फ मतलब ऐसी डिजिट जिनको बार बार खुद ही से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और जितनी बार मल्टीप्लाई करते हो उसी को एक्सपोनेंट के फॉर्म में यूज कर लेते हैं, वो कहलाता है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। क्या मेरी बात समझ में आएगी बच्चों? आगे चले। मैंने तुम्हारे सामने 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इसे अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3।
ये माइनस का 2/7 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2/7 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2/7। सुनना बच्चों कि इसका एक्सपोनेंट कितना है, 3 है, तो इसे भी रिप्रेजेंट किससे करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करके, और साथ ही -7 की पावर 4 है, तो -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7। गेट इट और नॉट? ठीक है, तो ज़्यादा इसको उतारते जाना बच्चों ना। ये जो एग्जाम्पल है ना 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक्चुअली में ये है क्या, ये है 2 की पावर 3, जिसमें ये क्या कहलाता है बच्चों, बेस, और इसे अपन क्या बोलते हैं, पावर। और क्या क्या नाम से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, कभी कभी इसे बोलेंगे इंडेक्स, और कभी कभी इसे अपन क्या बोलेंगे, इंडेक्स नंबर। और बेसिकली जो अपना चैप्टर है, अपना टॉपिक है, वो क्या है, एक्सपोनेंट। तो वास्तव में इसे अपन क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। 3 इज एक्सपोनेंट ऑफ डिजिट 2। और देखते जरा, मेरी बात समझना कि अगर मैं ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करूं कि ये जो 2 है, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि √2 इज राइज्ड बाय 3, या फिर ऐसे बोल सकते हो 3 इज पावर ऑफ 2, या फिर इसे अपन क्या बोलेंगे, 3rd पावर ऑफ 2, या फिर इसे अपन क्या बोलेंगे, क्यूब ऑफ 2। ये अलग अलग तरीके से बोलने का तरीका है। हम इसको इन अलग अलग तरीके से बोल भी सकते हैं और इन सभी टर्म्स को यूज भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब जैसे मैं एक्सपोनेंट को आगे बढ़ाते हुए 3 चीजों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं जीरो एक्सपोनेंट, सेकंड नंबर पे पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, और लास्ट में आता नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। अब जीरो एक्सपोनेंट क्या है, सबसे पहले बात करो। जीरो एक्सपोनेंट का मतलब हो गया कि ऐसा बेस लेना है हमें जिसकी पावर क्या हो, जीरो हो, एक्सपोनेंट टर्म क्या हो, जीरो हो। इसका मतलब जैसे मैंने लिखा a की पावर 0 लिखा मैंने, x की पावर 0 कभी कभी लिखा, 2 की पावर 0 कभी कभी लिखा, b की पावर 0 कभी कभी लिखा, e की पावर 0, इन सब का आंसर बाय डिफॉल्ट क्या होता है बच्चों, 1। बेसिक कंसेप्ट्स, ये नोटेशन है बच्चों ना, कि किसी भी डिजिट्स या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसे बाय डिफॉल्ट क्या माना गया मैथमेटिक्स के अंदर, 1। अगर किसी भी एक्सपोनेंट की, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी डिजिट, किसी भी कांस्टेंट टर्म की पावर 0 दे रखी हो तो बाय डिफॉल्ट मैथमेटिक्स में उसको क्या माना गया है, 1। आगे देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 2, तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है ये क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है। क्या मेरी बात समझ में आ रही क्या? इसी प्रकार अगर मैंने लिखा 1/2 की पावर 4, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने लिखा -1/2 की पावर 4, तब भी ये पॉजिटिव इंटीजर है। इन्हें क्या लेते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। और नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 की पावर -2, तो यहां पर एक्सपोनेंट जो हो गया है वो नेगेटिव आ चुका है। एक्चुअली में क्या है, ये पावर जो है नेगेटिव है, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। अब जैसे मैंने x की पावर m लिखा था तो उसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन x की पावर -m आ जाए तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 1/x की पावर m। इससे एक चीज पता चल गई है कि किसी भी एक्सपोनेंट की पावर अगर नेगेटिव में आ जाती है तो उसको हम पूरी डिजिट को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या, कि यहाँ पर x की पावर जो -m है वो 1/x की पावर m हो जाएगा। अगर 2 की पावर -3 आता तो मैं 1/2 की पावर 3 लिखता। अगर 2 की पावर -1 है तो मैं इसे 1/2 लिखता। इससे एक चीज पता चल गई है, अगर मैं 2 की पावर -1 को 1/2 लिख सकता हूं तो क्या 1/2 को 2 की पावर -1 में लिख सकता हूं क्या? हाँ, गेट इट और नॉट? ये कहलाती है नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। ये बेसिक टर्म्स होती है बच्चों, उतारते जाओ उतारते जाओ।
अब जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, 10 की पावर है 0, तो उसे अपन क्या लिखेंगे 1। अगर 10 की पावर आती है 1 तो उसे अपन लिखेंगे 10। 10 की पावर आती है 2 तो उसे अपन बोलेंगे 100। 10 की पावर 3 तो उसे अपन बोलेंगे 1000। और अगर ऐसा आ जाए कि 10 की पावर 1 की जगह क्या लिख दूं मैं इसे -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, तो इसे बेसिकली अपन पहले इस प्रकार के नोटेशन में चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया था पहले ही कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स जब भी आता है तो उसे अपन डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे बच्चों, रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। आगे देखना 100 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 1000। अगर जैसे मान लो 5 की पावर 4 आती है तो उससे अपन क्या बोलेंगे 5 × 5 × 5 × 5, आंसर क्या आएगा 625। और अगर 5 की पावर -4 आती है तो मैं 1/5 की पावर 4 लिखूंगा और आंसर क्या लिख दूंगा नीचे 625। उतारते जाओ। तो मैंने तुम्हारे सामने इंटीग्रल एक्सपोनेंट नाम के टॉपिक को समझाने के लिए 3 अलग अलग नोटेशंस लिख रखे। ये इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स होते क्या है? इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स का मतलब हो गया है कि अलग अलग पावर में रिप्रेजेंटेशन, जैसे दे रहे कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर 4, ये इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स है। तो इनके रूल्स आते हैं बच्चों। तो अपना जो टॉपिक आता है वो इंटीग्रल एक्सपोनेंट के क्या करना है अपन को, लॉस ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। ये नोट्स में मिल रखा होगा बच्चों तुम्हें। आगे देखते हैं क्या है कि सबसे पहला जो लॉ आता है वो आता है, इसे मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट लॉ। नाम क्या है इसका, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अगर 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 है तो प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि अगर बेस इक्वल हो तो इन दोनों की पावर को तुम क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चों, ऐड कर दोगे। 2 4 क्या हो जाएगा 6। तो इसका पूरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 की पावर हो गया बच्चों 6। यही चीज अगला जो आता है वो आता है सेकंड लॉ। उसका नाम क्या है बच्चों, क्वोशंट लॉ। अब क्वोशंट मतलब क्या हो गया कि यहां पर जब दो अलग अलग पावर वाले सेम बेस की टर्म डिवाइड के फॉर्म में आ जाए, जैसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में थी तो दोनों की पावर ऐड होनी थी, लेकिन अगर डिवाइड के फॉर्म में आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो बेस जब इक्वल हो लेकिन डिवाइड हो रहे हो तो पावर क्या कर दो, आपस में माइनस कर दो। अब ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, इसका आंसर लिख देता हूं मैं 3 की पावर 2। अभी समझ में आएगा कैसे, जरा देखना। जब मैं इसकी बात करता था तो x की पावर m, और इसका एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, x की पावर n, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या लिखूंगा, x की पावर m प्लस n, ऐसे लिखेंगे ना अपन इसको। यही चीज अगर x की पावर क्या आ जाए, m आ जाए, और x की पावर क्या आ जाए, n आ जाए, तो तुम इसको क्या लिखोगे, x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n। दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं ना अपन, अलग से बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या कर रखा है, देखना, x की पावर m है मल्टीप्लाई बाय x की पावर माइनस n, क्योंकि रेसिप्रोकल के लिए मैंने तुम बताया था कि जब पावर नेगेटिव होती तो नीचे चली जाती, तो नीचे वाली को भी ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो x की पावर m माइनस n लिख सकता हूँ ना, क्योंकि बेस जब इक्वल हो तो दोनों पावर ऐड होनी चाहिए। अब ऐड तो होगी नहीं क्योंकि आगे क्या है, माइनस का सिंबल है, तो x की पावर क्या आ जाएगा, m माइनस n। क्या यही चीज यहाँ पर भी हुई होगी? तुमने क्या करा होगा यहाँ पर कि 3 की पावर जो 4 है मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 2 लिखा होगा, फिर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2। अब इन दोनों को अलग से ऐड करके लिखूंगा तो क्या तुम्हारे पास आंसर यही मिलेगा क्या? ये कहलाता है बच्चों सेकंड लॉ, क्वोशंट लॉ। किसके लिए, इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स के लिए जो लॉ हम पढ़ रहे हैं। जब भी बेस इक्वल और पावर सेम, सॉरी बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई होना है तो पावर ऐड होगी, जब बेस इक्वल हो लेकिन डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्सट्रैक्ट होगी आपस में, ऊपर वाले में से नीचे वाले की पावर सब्सट्रैक्ट होगी। अगर यही चीज मैं इसका एक और एग्जांपल लूँ, कैसा कि 3 की पावर 2 ऊपर आ जाए और 3 की पावर 4 नीचे आ जाए, तब भी तुम ऐसा नहीं करोगे कि 4 में से 2 माइनस करके लिख दोगे, नहीं, 2 में से 4 माइनस होगा तो आंसर आएगा 3 की पावर माइनस का 2। और इसको और अच्छे से लिखना चाहोगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 2। तो कुल मिला के बच्चों मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्या कि जब भी ऐसा कुछ आ जाए 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, तो 2 से 4 काट देना, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा 3 स्क्वायर। और तुम चाहो तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो, कैसे कि 3 की पावर 2 और 3 की पावर जो 4 है इसे 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 में लिख दो, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/3 की पावर 2। किसी भी तरीके से लिखो, नोटेशन के तरीके से। अभी ये जो मैंने चीज़ मिटा दी थी तो वीडियो पॉज करके पीछे जाके उतार लेना इसको अच्छे से।
अब मैंने एक नोटेशन और लिखी थी, वो क्या थी बच्चों, 3 की पावर 2 है, उसकी पावर कितनी है बच्चों, 4 है। तो जब भी बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होती है, बेस इक्वल है जब डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्सट्रैक्ट होती है, लेकिन बेस तो यहाँ पर एक ही है, लेकिन पावर के ऊपर पावर है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 8। तो मतलब अगर सिंगल बेस है और पावर के ऊपर भी पावर रिप्रेजेंट कर रखी हो या दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। ऐड सब्सट्रैक्ट के लिए कंडीशन मैंने तुमको बता दी कि बेस 2 होने चाहिए, पावर अलग अलग होनी चाहिए, तो दोनों प्रोडक्ट के समय ऐड हो जाएंगे और डिवाइड के समय दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बेस हो और 2 अलग अलग पावर दे रखी हो, पावर के ऊपर पावर दे रखी हो, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, दोनों एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक लॉ और आता है बच्चों, वो है, उसका नाम क्या है, फोर्थ लॉ। मैं इसको अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखना जरा कैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि a की पावर a इंटू बी की पावर m है, तो इसको a की पावर m अलग करके लिखोगे, इंटू b की पावर m अलग से लिख सकते हो। अगर a अपॉन b की पावर भी क्या आ जाए बच्चों, m आ जाए, तो तुम इसको a की पावर m और b की पावर m भी लिख सकते हो। ये सारे प्रॉपर्टीज है जो हमें याद होनी चाहिए, और इन लॉ को फॉलो करके हम आगे के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे अच्छे अच्छे। अब इन सभी लॉ को फॉलो करते हुए समझ में तो आ गया हमें, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ना। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, नोट्स में मिलेंगे बच्चों तुम्हें, ये कुछ कुछ उसमें से उठा के मैंने सामने लिख दिए। देखना जरा क्या है। हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या दे रखा था, प्रोडक्ट लॉ। मैंने बताया था प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा कि अगर बेस इक्वल होगा और पावर अलग अलग होगी तो दोनों की पावर को ऐड करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या 7 की पावर 4 है, 7 की पावर 5 है, बेस इक्वल है, इसका मतलब 7 की पावर क्या लिख सकते हो तुम, 4 + 5, और 5 + 4 क्या लिख सकते हो तुम बच्चों यहाँ पर 9। तो पहला लॉ आता है फर्स्ट लॉ। अगला क्या है, 5 की पावर 2, 5 की पावर -3, 5 की पावर 7, तो 5 की पावर 2 माइनस का 3 और प्लस का 7। तो पहले पॉजिटिव वालों को एक साथ लिख देना, जैसे 5 की पावर 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, माइनस में 3 माइनस कर देना, कितना आ जाएगा आंसर 5 की पावर 6, ये इसका आंसर होगा। इसी के साथ 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3/4 है ना, तो मैं इसको 3/4 बेस इक्वल लिखता हूँ और 5 + 2 लिख सकता हूँ, तो आंसर आएगा 3 की पावर 3/4 की पावर 7। इसी के साथ जो सेकंड लॉ है वो है क्वेश्चन। मैंने बताया था जब डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 3 की पावर 7 और 3 की पावर 2, 3 की और 4 की पावर 5, 4 की पावर 7। याद रखना जहां पावर बड़ी हो वहीं पर छोटी पावर को लेके जाना है। जैसे 2 छोटा है तो अपन क्या लिखेंगे, 3 की पावर 7 -2 लिखेंगे, तो 3 की पावर वो क्या हो जाएगा 5। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर 5 की पावर 7 ही रहने देना और -4 को नीचे लेके जाना। सुनना, यहाँ पर मैंने नोटेशन लिख रखी है कि n ऊपर कब जाएगा, जब m बड़ा हो, और m नीचे कब आएगा, जब n बड़ा हो m से। तो यहाँ पर यही चीज़ हुई है क्या, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा टोटल 7 - 4 = 3। ओहो 3 5 5 3 चलेगा। आगे देखो बच्चों, एक एग्जांपल और है हमारे पास 5 6 5 6। तो पहले इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। अलग से क्यों सॉल्व करो, एक काम करो ना, दोनों के बेस इक्वल है तो 5 6 और 9 माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अच्छे से लिखना चाहो तो 5/6 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों 7। क्या समझ में आएगा, अच्छे से उतारते जाना। अगला देखो बच्चों क्या है, थर्ड लॉ। ये क्या कहलाता है, पावर लॉ। मैंने तुम बताया था कि a की पावर के ऊपर पावर आ जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, चाहे वो m की पावर n हो चाहे n की पावर m हो, बात एक ही है। फिर 2 की पावर 3 की पावर 4 है तो उसको अपन क्या लिखेंगे 2 × 3 × 4, 2 की पावर 3 × 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 12। आगे देखना 5 की पावर है -2 × -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 6 या 5 6, 2 3 जा कितना हो गया 6। आगे देखना 2 की पावर 2/3 की पावर 3 इंटू क्या लिख दोगे बच्चों 4, 3 चौक 12, ये इसका आंसर आ गया। अगला देखो क्या दे रखा, फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हमारे पास जब ऐसे प्रोडक्ट में दे रखा हो तो और पावर इक्वल एक सिंगल दे रखी हो तो दोनों प्रोडक्ट को आपस में सेपरेट करके और दोनों पर अलग अलग पावर बांट सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ। अब 10 कैसे समझ में आएगा अपन को, तो यहाँ पर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएगी कि 10 जो है वो और कितने टर्म्स में टूट सकता है, जैसे 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो उसको क्या लिख सकते हो 2 × 5 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। दिख तो रहा है ना अच्छे से।
दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ। अब जैसे ये है तो इसको 2 की पावर 4 लिख लो और 3 की पावर 4 लिख लो, इस तरीके से यूज़ कर सकते। नोट्स बनाते हुए चलना बच्चों। अगला जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि nth रूट्स ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स हमें पता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं हमने, कौन कौन से? एक आता है पॉजिटिव रियल नंबर्स और एक क्या आता है बच्चों? नेगेटिव रियल नंबर्स। लेकिन यहाँ पर nth रूट ऑफ, ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में भी समझेंगे कि nth रूट होता क्या है। देखना जरा, हमने अभी तक बात करी थी कि जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होता। ये चीज़ अपन ने देखी। तो nth रूट का मतलब यही होता है, अगर मैं x की पावर 1/n लिख देता हूँ, x की पावर क्या लिख देता हूँ? 1/n, तो अपन क्या बोलेंगे? nth रूट ऑफ x रिप्रेजेंट करेंगे इसे, क्या बोलेंगे? nth रूट ऑफ x। जैसे मैंने लिखा x की पावर 1/2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 रूट ऑफ x, या फिर 2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x। और अगर x की पावर 1/3 आ गया तो मैं से अपन क्या बोलेंगे? 3 रूट्स ऑफ x, या फिर क्या बोलोगे तुम इसको? क्यूब रूट्स ऑफ x। क्या समझ में आ रहा है क्या बच्चों? ये क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, ये वर्ड जो तुम्हें परेशान करते थे, वास्तव में वो है क्या? nth रूट्स है। और यहाँ पर एक चीज सामने आ चुकी है कि पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाए, 1/समथिंग में आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? nth रूट। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, 1/3 मतलब क्यूब रूट, 1/4 मतलब 4th पावर ऑफ रूट। तो यहाँ पर जो मैंने x की पावर 1/n लिखा था, इस x की पावर 1/n को कैसे लिखेंगे? इस टाइप से। यहाँ पर भी क्या बोलेंगे? nth रूट्स ऑफ x, और इसे अपन क्या बोलेंगे? nth रूट्स ऑफ x। दोनों को एक ही तरीके से लिखेंगे। बस ये नोटेशन तुमने कभी देखी नहीं है, ये नोटेशन जो तुम देखते हुए आ रहे थे, बस इस नोटेशन के आगे ये चीज़ कभी नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखते हुए चलते हैं अपन। क्या क्या? जैसे मैंने लिखा है केवल 3, तो अपन इससे अपन बोलेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ 3। और अगर मैं इसको लिखता हूं 3, तो अपन बोलेंगे इससे क्यूब रूट्स ऑफ 3। और अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया है 2 से, तब भी ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर रूट्स ऑफ 3। क्योंकि बच्चों अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि ये स्क्वायर रूट ही है। 1 रूट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि x की पावर अगर तुम 1/1 लिखते हो तो x की पावर 1 ही कहलाएगा। स्टार्ट कहाँ से होता है? nth रूट 1 से। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली वो क्या कहलाएगी बच्चों? x की पावर 1/2 से। ये क्या कहलाता है? स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट, फिर 4th रूट, ऐसे बोल सकते हैं अपन इसको। तो यहाँ पर और देखना नोटेशन क्या क्या है कि अब मैंने जब बताया कि रियल नंबर्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं ना, किस किस में? एक पॉजिटिव रियल नंबर और एक नेगेटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए कैसे समझेंगे हम? तो अपना जो टॉपिक आता है वो आता है nth रूट्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अब पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए nth रूट्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे कि यहाँ पर जो भी बेस होगा वो हमेशा क्या होगा? वो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। और nth रूट के लिए तो ये लिखने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने लिखा है 125 की पावर कितनी लिख रहा हूँ मैं बच्चों? मान लेते हैं कि 1/5 लिख रहा हूँ। 1 क्या लिख रहा हूँ बच्चों? 5 लिख रहा हूँ, या 1/3 लिख दो अभी इसको। तो इसे लिखोगे 5 × 5 × 5 की पावर 1/3 और 5 की पावर 3 की पावर 1/3
अब मैंने तुम्हें बताया कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो क्या करोगे तुम, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, कट इट आउट, तो क्या बचेगा 5 की पावर 1। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 1 to 5 का जो क्यूब रूट होता है या nth रूट जो होता है वो कितना आता है 5 की पावर 1, या फिर एज वेल एज इसको क्या लिख सकते हो तुम 5 लिख सकते हो। क्या बच्चे समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें से जो हम फर्स्ट चीज उठाते हैं वो है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है nth रूट्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। और पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए nth रूट्स कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने लिखा है 1 to 5 की पावर 1/3, और कभी कभी इसका नोटेशन कैसा हो सकता है 1 to 5 का क्यूब रूट, ये इसका नोटेशन है। अच्छा, इसको सॉल्व करने जाओगे तो कैसे लिखोगे? 1 to 5 को क्या लिख सकते हो 1 to 5। अब अगला जो लेता हूं मैं, क्या लेता हूं बच्चों कि nth रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। अगला जो आता है वो क्या ले रही है? एग्जाम्पल देखो बच्चों, माइनस का 64 की पावर मैंने लिख दिया है जैसे 1/3। तब क्या होगा? तब ये होगा कि इस माइनस के 64 को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 4 इंटू 4 की पावर क्या चल रहा है बच्चों 1/3। तो ये जो 4 है इसको मैं 4 की पावर लिख दूंगा 3 की पावर क्या चल रहा है बच्चों 1/3। अब इसको और अच्छे से लिखना चाहोगे 3 इंटू 1/3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस का 4। यहाँ पर एक चीज़ पता चलेगी कि माइनस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बच्चों एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो पावर होती है, अगर हमारे पास nth रूट्स के अंदर जैसे x की पावर 1/n है, तो ये x अगर पॉजिटिव इंटीजर है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा आएगा। लेकिन अगर मैं x ये नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिया ना बच्चों नेगेटिव इंटीजर ये, तो यहां फर्क पड़ता है। यहां क्या फर्क पड़ता है कि ये जो n है वो क्या है, अगर नेगेटिव आता है तो n मस्ट बी ऑड। मतलब अगर मैंने -64 की पावर 2 लिख देता 1/2 जैसे, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -64 होता। ये बच्चों जो है ये अनडिफाइंड है। क्या है ये बच्चों? अनडिफाइंड है। ये इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी। तो इवन पावर जो है एक्सेप्टेबल नहीं है किसके लिए? नेगेटिव इंटीजर के लिए nth रूट्स निकालने के लिए। तो याद रखना कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए जो nth रूट निकलेगा वो ऑड पावर में होना चाहिए। मतलब पावर ऐसी होनी चाहिए, जैसे मैंने लिखा ना माइनस की कोई टर्म है अंदर, -x लिख लो तो पावर 1/3 चलेगी, -x लिख लो तो पावर 1/5 चलेगी, -x लिख लो तो पावर 1/7 चलेगी। ये बाय डिफॉल्ट क्या माना गया है कि ये माइनस जो है वो सिर्फ, एक काम करो ये माइनस भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये माइनस जो है वो सिर्फ किन को हैंडल करेगा? ऑड को हैंडल करेगा, इवन को हैंडल नहीं करेगा। इसका मतलब -x की पावर अगर मैं 1/2 लिखता हूँ तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -x जो कि अनडिफाइंड है, या फिर इसको तुम क्या बोलोगे आयोटा, जब तुम आगे जाओगे 11th क्लास में ये चीज़ पढ़ोगे। लेकिन अभी सिर्फ इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए क्या, कि किसी भी nth रूट निकालने के लिए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो सारे nth रूट्स है हमारे पास, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए nth रूट की जो पावर है ना n की वैल्यू वो होनी चाहिए केवल ऑड, इवन नहीं होनी चाहिए।